जी हाँ, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और दूसरे चरण की वोटिंग है। आज 88 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। कई सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला देश की जनता वोटर्स को करना है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है समीर, क्योंकि बीजेपी एनडीए के लिए सबसे ज्यादा स्टेक इसी फेज में है। जो 88 सीटें हैं उनमें से 61 एनडीए के पास है। 61 बहुत बड़ा नंबर है। 55 अगर खाली बीजेपी की बात की जाए। लेकिन जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप इस शो को देखने के बाद तुरंत घर से निकलिए और जमकर वोटिंग करिए, क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ना है 70% मतदान का इस फेज का। तो आज स्टेक्स सबसे ज्यादा है बीजेपी एनडीए। और पहले और दूसरे फेज में जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई है उससे साफ हो जाता है कि ये वाले फेज में कितना स्टेक्स हैं सबके ऊपर। और आज की वोटिंग के बाद त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में आप मान के चलिए कि सभी सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। 1/3 सीट्स 543 में से आज कंप्लीट हो जाएंगी सभी। बिल्कुल, और केरल की भी सभी सीटों पर होना है मतदान। और देखिए, इससे पहले देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए पीएम ने सोशल मीडिया पर मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान की अपील की है। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ साथ देश की नारी शक्ति से मेरा यह विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएं। आपका वोट आपकी आवाज है और इस आवाज का आज इस्तेमाल करना है। अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करना है। अपनी पसंद की सरकार चुननी है, अपनी पसंद का सांसद चुनना है। इसलिए जरूर घर से बाहर निकलिए और वोट जरूर दीजिए। ये टीवी9 भारतवर्ष भी आपसे ये फेज एक ऐसा फेज है जिस फेज में अगर बात की जाए इंडिया ब्लॉक यानी एनडीए और इंडिया ब्लॉक की अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग की बात की जाए तो एनडीए को करीब 50% वोट मिला था, वोट शेयर था इस फेज का, अगर पिछली बार से तुलना की जाए। और पूरे देश में 50% का टारगेट भी रखा है बीजेपी ने। और लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो हम आपको ब्रेकिंग दिखाने वाले हैं वो सारी चीजें आपको बताने वाले। लेकिन इस वक्त हमारे कौन कौन से रिपोर्टर हमारे साथ हैं। राजस्थान की सभी वो सीटों पर आज वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। जोधपुर, जहां से हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज आपने देखी, आनंद पांडे हमारे साथ हैं, स्वागत है। मेरठ, प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल क्या कर पाएंगे। बहुत जबरदस्त रोड शो किया था योगी जी ने वहां से परसों की अगर बात की, बल्कि 1-2 दिन पहले। सुमंत हमारे साथ है, स्वागत है आपका। मथुरा से शिवांग, हेमा मालिनी जी, रिचेस्ट 3 कैंडिडेट्स में उनका भी तीसरे चौथे नंबर पर नाम है। और बंगलुरु से सुरभि शर्मा हमारे साथ हैं। सुरभि, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, हाउस द जोश, ये हम आपसे जरूर पूछेंगे सभी। बिल्कुल, और स्टूडियो में हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान भी मौजूद हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। समीर चौगावकर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक। इसके अलावा गौतम लाहिड़ी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। इन सब का हम रुख करें उससे पहले दूसरे चरण के महासंग्राम की एक झलक आपके सामने रख देते हैं। जो फैक्ट्स आपके सामने सीधे देखिए आपकी स्क्रीन पर, तैयार हो जाइए, पता कर लीजिए कहां कहां आपका पोलिंग बूथ है। ये देखिए, नंबर 1 88 सीट्स, और इस 88 में से 55 का टारगेट जो था वो खाली बीजेपी का था। और लेकिन अब ये बढ़ा पाएंगे, कम कर पाएंगे, देखने वाली बात है। अब मतदाता 15.88 करोड़, 15.88 करोड़, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस वाले फेज में कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो वोट करने से पहले देख लीजिए आप किसको चुनने जा रहे हैं। और निशान, हमारे सामने जिक्र किया वोटर्स का, तो इसमें मैं बता दूं कि 100 साल से ज्यादा की उम्र वाले 42,000 से ज्यादा मतदाता हैं। आप सोचिए 100 साल से ज्यादा उम्र वाले। और अब मैं ये नहीं बताऊंगा किस पार्टी ने क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं उन सबको, वो मैनिफेस्टो हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, करीब आप यहां पर कैंडिडेट्स को देखिए, आपने उम्मीदवार देखे, पुरुष उम्मीदवार करीब 1098, महिला उम्मीदवार करीब 1210 उम्मीदवार हैं टू बी प्रिसाइज। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस फेज में बीएसपी ने अपने अभी तक के जितने भी उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा इसी फेज में है, करीब 74। फिर बीजेपी के 69, कांग्रेस के 68। कर्नाटका की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अगर कर्नाटका से हैं तो वो है सिर्फ इस वक्त इस इलेक्शन में करीब 247। ये देखिए, करोड़पति उम्मीदवार 390। और एक बीच में रह गया, 250 आपराधिक मामले दर्ज वाले उम्मीदवार भी इसी
दूसरे चरण के महासंग्राम में चुनावी मैदान में उतरे। सोचिए 21% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, करोड़पति 33% है। इलेक्शन ये सेवा भी है और इसमें मेवा भी बहुत है। लेकिन सीधे मैं चलूंगा, यहां पर हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ है। क्विक रिएक्शन सबसे लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले हाई प्रोफाइल शीट, शिवांग बताइए क्या चल रहा है वहां पर, हाउ इज द जोश? देखिए निशान, जैसे हमने अपना 7 बजे बुलेटिन ओपन किया उसी तरीके से यहाँ पे वोटिंग भी शुरू हो गई है। मेरे पीछे आप देखें कि मथुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये कृष्णा विद्यालय का एक पोलिंग बूथ है और यहाँ से वोटर जो है वो वोट डाल के बाहर आना भी शुरू हो गए हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह का मुकाबला है यहाँ पे। यहाँ हेमा मालिनी लगातार 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार उनको टिकट दिया है बीजेपी ने। वहीं उसके अलावा बीजेपी के पुराने नेता सुरेश सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा मुकाबला है? त्रिकोणीय मुकाबला है? यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। अब ये भगवान जाने किसका फतेह होगा। लेकिन क्या मुद्दे इस बार कोई बड़े मुद्दे रहे या जो विकास के मुद्दे थे उन्हीं पे चुनाव हुआ? नहीं, मुद्दे तो कुछ भी नहीं है। मुद्दे होते तो वोट एक तरफा होता, मुद्दे तो है ही नहीं। मुद्दा कोई नहीं है। अच्छा, मथुरा के वोटर के लिए कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं, आज तक नहीं हुआ। किस तरह का जोश है यहाँ पे चुनाव में? लोग बाग आ रहे हैं, करीब 20 लाख वोटर है मथुरा के अंदर। कोई जोश नहीं है, कोई जोश नहीं है। सब आराम कर रहे हैं, अपने मजे ले रहे हैं। कोई वोट नहीं है आज। ठीक है, तो वोटर्स जो हैं वो अब धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं पोलिंग बूथ पे निशान। तो और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उस तरीके से वोटर्स अपने अपने घरों से निकल के वोट करना शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद पांडे का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर से वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। याद आता है आनंद, राजस्थान के ही बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था उसके बाद ये चुनाव गर्म हो गया। वो मंगलसूत्र और मुसलमान वाला बयान राजस्थान में, क्या इसका भी असर इस बार दिख रहा है सेकेंड फेज में? बिल्कुल, पहले चरण की अगर हम बात करें तो उतना उत्साह ना वोटरों में दिखा था ना कार्यकर्ताओं में दिखा था। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस और सभी दलों ने इस बार पूरी कोशिश की है दूसरे चरण में वोटरों का उत्साह बनाए रखने के लिए लगातार अपील भी की गई है पार्टियों की तरफ से। और अभी हम जोधपुर में मौजूद हैं, जैसा कि आपने बताया, यहाँ से तीसरी बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में। हालांकि इस बार उनके खिलाफ एक जो उनका जो विरोधी है वो भी राजपूत समाज से आता है। तो ऐसे में यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाट, बिश्नोई या जो दूसरे तबके के जो वोटर्स हैं वो उनके वोट जो है निर्णायक साबित होंगे। हालांकि बार बार यहाँ पे गजेंद्र शेखावत ने जो भी सभाएं की, रैलियां की, 1-to-1 मीटिंग की है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मंगाई। जो उनके घर पे आप ये पोस्टर भी देख सकते हैं जिसपे लिखा हुआ है कि देश में नरेंद्र और मारवाड़ में गजेंद्र, यानी कि जोधपुर जो है उसे मारवाड़ की राजधानी भी कहा जाता है। तो लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ से वोट मांगते रहे। हालांकि हमारे साथ बने रहिए, मुझे ये जरूर बताते रहिएगा कि वहां पर जोश कैसा है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सीट, और यहां पर मैं चल रहा हूं सुरभि के बाद। सुरभि, इस बार आप जहां पर मौजूद हैं, बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, शोभा करंदलाजे वहां पर हैं और उनके सामने हैं आईएम्स के प्रोफेसर एमवी राजीव गौड़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है। शोभा करंदलाजे जो है वो 2 बार की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन उडुपी चिकमंगलूर इस बार आपके सामने। बेंगलुरु उत्तर, क्या हाल है, हाउ इज द जोश बताइए। और बेंगलुरु को तो आप बड़े अच्छे से जानती हैं, आपके पेरेंट्स भी वहां पर हैं। लोगों का जोश क्या है, वो वोटिंग कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, लोगों का जोश इतना हाई है कि यहाँ पर दरवाजे खुलने से पहले ही लोगों की लंबी कतार नजर आ गई थी। और जैसे ही यहाँ पर वोटिंग सेंटर में ये शुरुआत हुई, सीधी तस्वीरें भी निशांत मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से आपने चर्चित सीटों की बात करी है, तो दक्षिण की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। और बीजेपी के लिए कई वजहों से ये खास है। जाहिर सी बात है, कर्नाटक को फिर से वो हासिल करना चाहती है और 2019 में 28 में से 25 सीटें जो हासिल की थी। हालांकि यहाँ पर ब्रांड मोदी के साथ साथ सिद्धरामैया सरकार काम के भरोसे जिस तरीके से अभी फिलहाल यहाँ पर लोगों के बीच गए हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी अब से थोड़ी देर में लोगों से बातचीत करने के लिए। फिलहाल बड़ी अच्छी लग रही है आपकी ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं। सुबह 7 बजे बेंगलुरु में लोगों का जोश देखिए। सुरभि, अपने फ्रेम को हिलाइएगा मत, अपने कैमरामैन को बोलिए उसको लॉक करके रखे। वैसे ही ये जोश देखिए, महिलाएं वहां पर कितनी ताकत में वहां पर दिखाई दे रही है। अपने कैमरा पर्सन को बोलिए जरा दिखाइए। व्हाट आर योर थॉट्स बिफोर यू वोटिंग? क्या सोच के वोट कर रही हैं? Okay, we have to select the right person because it's our right. A vote is our right. So yeah, before voting, we have to think twice about all the developments that has happened in the past 5 years and then choose wisely. Right. Ma'am, what are your thoughts? क्या सोच के मतदान कर रही हैं आज आप? Bharat. Main important is for me it's India. Yeah, we have a great this thing. We have future if Modi comes.
सुरभि मैं Okay. आपके पास तो आ क्या रहा हूं। इस सोच वक्त के एक लोग बड़ी खबर मतदान हमारे के पास आ रही है मतदान को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट इस वक्त की बड़ी खबर, बल्कि एक्स पर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, देश निर्माण के लिए वोट करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अभी एक महिला ने बोला वहां पर भारत के लिए वोट करें। ये देखिए अब आप, हर वोट विकसित भारत की नींव रखेगा, अमित शाह ने कहा। राष्ट्र हित के लिए वोट करें, अमित शाह ने कहा। लेकिन इससे पहले मेहमानों के पास जाएं, मेरठ में एक बार सुमंत हमारे साथ हैं। सुमंत, मेरठ में बड़ा रोचक मुकाबला है। अरुण गोविल वहां पर प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले, और उनके सामने एक और चुनौती है। लेकिन मेरठ में जिस इंटरेस्टिंग तरीके से वहां पर हमने पार्टी की कैंडिडेट हैं जो चुनौती दे रहे हैं। कैंपेनिंग करने की हमने उनको देखा कि उन्होंने कैंपेनिंग की। योगी आदित्यनाथ खुद रोड शो करने निकले वहां पर, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज की गई। क्या लग रहा है वहां पर? और मैं ये नहीं जानना चाहूंगा क्या होने वाला है, लेकिन लोगों का जोश क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए निशांत, बिल्कुल मेरठ में चुनाव बेहद दिलचस्प है। 3 बार के सिटिंग एमपी राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर जो रामायण के राम है उन्हें टिकट दिया गया। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्ट यूपी में प्रधानमंत्री ने जो पहली रैली की वो मेरठ में की। सिर्फ मेरठ की अगर हम बात करें तो तकरीबन आधा दर्जन रोड शो और जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। और इस वक्त जो रामायण के राम यानी मेरठ से बीजेपी कैंडिडेट हैं अरुण गोविल, उनके आवास पे मौजूद। अब से थोड़ी ही देर में निशांत वो निकलने वाले हैं और जो तमाम पूरे लोकसभा में वो भ्रमण करेंगे। लेकिन मेरठ में कई फैक्टर हैं, ठाकुरों की नाराजगी और तमाम ऐसे मसले हैं जिन मसलों को देखना होगा। और जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है और जो अरुण गोविल को लेकर जिस तरह से रोड शो में उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ी, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो भीड़ वोटों में तब्दील होती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटा गया उनकी नाराजगी भी सामने आई। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो इस वक्त अब से थोड़ी देर में अरुण गोविल अपने आवास से निकलने वाले हैं, क्षेत्र में मतदाताओं से मिलेंगे। हालांकि उनका वोट यहां नहीं है, लेकिन इस सबके बीच मेरठ में सबकी नजर टिकी हुई है कि मेरठ में क्या होगा। क्योंकि जैसा मैंने आपके बताया कि प्रधानमंत्री ने पहली रैली की, क्या होगा सीएम ने भी और यहां उन पे कई तमाम जनसभाएं सीटों पर क्या होगा जहां पर आज वोटिंग हो रही है। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान भी मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी, खास करके इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से पहले फेज की वोटिंग के बाद जोर शोर से इस बात का जिक्र हुआ कि भाई पहले फेज के जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, इसलिए बीजेपी ने चुनावों को गरमाने की कोशिश की है। सेकेंड फेज में क्या असर नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से दोनों पार्टियों को, गठबंधन को, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों को उम्मीद थी कि फेज के अंदर मतदान बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से मतदान हुआ उसके बाद से सभी राजनीतिक दलों की चिंताएं बहुत बढ़ गई थी सेकंड फेज को लेकर कि मतदान बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बार का बार बार जिक्र कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि सेकंड फेज के अंदर अगर आप 2019 का देखेंगे, जो 88 सीट्स पर मतदान हो रहा है, वहां 73% मतदान हुआ था 2019 के अंदर। तो इस बार क्या वो 73 टच कर पाएगा? आपको ऐसा लगता है? ये मेरा सवाल आपसे बहुत बहुत डायरेक्ट है। हमने कांग्रेस का फोकस सेकंड फेज के दौरान ज्यादातर डाउन साउथ में देखा है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी वायनाड से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, फोकस वहां पर होगा। क्या आप राहुल गांधी को इस फेज के बाद ओवरऑल इंडिया में सॉलिडली कैंपेनिंग करते हुए देखते हैं? क्योंकि फिर उनके बयान, फिर काउंटर रिएक्शन, फिर मामला और गरमाएगा। आपका क्या टेक है समीर जी? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे पहले फेज में उन्होंने कैंपेनिंग की थी वैसा ही सेकंड फेज के बाद भी रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज सेकंड फेज का मतदान होने के बाद वायनाड से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी आज मतदान होगा। और आज ही अमेठी के अंदर मतदान की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है आज से 3 मई तक। तो मुझे लग रहा है कि वायनाड के मतदान के साउथ टू नॉर्थ इंडिया अलायंस या कांग्रेस का शिफ्ट होते हुए देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कैंपेनिंग स्टाइल। बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये शिफ्ट होगा जरूर। और आज वैसे केरल की बात करें तो केरल की पूरी 20 सीटों पे मतदान हो रहा है। कर्नाटका के आधी से सीटों पे 24 सीटें तो 14 सीटों पे मतदान हो रहा है। तो कर्नाटका का एक बड़ा, मतलब साउथ की बड़ी सीटों पे आज मतदान हो रहा है। सही बात है। केरल का भी अभी जिक्र हुआ। गौतम लाहिड़ी जी, इस बार तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर के लिए कोई चुनौती देख रहे हैं क्या? देखिए, शशि थरूर पिछले बार चुनाव में बहुत ही मुश्किल से जीता था, क्योंकि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार भी थे वो इतना ज़्यादा वोट ले रहे थे कि बाद में लेफ्ट पार्टीज का वोट अगर शिफ्ट नहीं होता कांग्रेस की तरफ तो शशि थरूर के लिए मुश्किल रहा था। इसलिए इस बार वही सीट है जिसमें एक चुनौती है शशि थरूर को। मुझे लग रहा है कि केरल एक जगह है जहाँ का आज का जो चुनाव हो रहा है, इसमें केरल एक बहुत ही अहम भूमिका रख सकते हैं। जो बीजेपी यहाँ पे खाता खुल पाएगा कि नहीं, ये आपने बहुत बड़ी बात की है। नहीं, और कांग्रेस पार्टी वहां पर कह रही है कि 20 की 20 सीटें जो हैं वो इस बार हमारी पार्टी जीतेगी। दावा तो यही है। हाँ, दावा तो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे
इंडिया गठबंधन का दोनों आमने सामने लड़ रहा है। केरल में कभी पहली बार केरल में भारतीय जनता पार्टी एक पहल कर रहा है। अब ये देखना होगा कि ये सबसे बड़ा, अब मुझे लग रहा है कि सबका नजर इसलिए सर एक बड़ा फैक्टर दादा ये है कि दक्षिण भारत में, थोड़ा सा आपको मैं रोक रहा हूं अभी यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ ध्वज आ रहा है बाड़मेर से, लेकिन केरल में बीजेपी को 2014 में 10.82% उनका वोट शेयर था, फिर ये बड़ा 2019 में 15.56%। बीजेपी ये सोच रही है कि बड़े बड़े कैंडिडेट से वो काफी सारी चीजें कर पाएगी। ध्वज बाड़मेर से इस वक्त हमारे साथ है। ध्वज, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं और उनके खिलाफ उमेद राम जो है बेनीवाल मौजूद हैं। क्या हाल है वहां पर, क्या पल्स है और आपके पीछे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखिए, तीसरा जो नाम है वो बाड़मेर से नाम है रविंद्र सिंह भाटी। उनके गांव में खड़ा हूं, दुधेरा ये गांव है, और सबसे खूबसूरत तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ऐसी तस्वीरें इस चुनाव में देखने को नहीं मिलेंगी। ये पीछे, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे रविंद्र भाटी का मकान है और उनके ठीक सामने ये मतदान केंद्र है, यानी कि रोड के उस पार ये मतदान केंद्र है। और ये मतदान केंद्र में जो है टाइम जो है शुरू हो चुका है, लेकिन लोग यहाँ वोट नहीं डाल रहे हैं। वोट इसलिए नहीं डाल रहे हैं, उनका कहना है कि गाँव का लाल जो रविंद्र भाटी है वो जब यहाँ पर उनके साथ ही हम जो है वोटिंग की शुरुआत करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि लोग मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। क्या लगता है किस तरीके का माहौल है? आपने वोट नहीं डाला अभी तक? अभी तक वोट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला वोट? अभी राव साहब का इंतजार है। यानी कि राव साहब का इंतजार है, रविंद्र भाटी का इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा रविंद्र भाटी का इंतजार है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रेज है। ये 1500 जो मकान है इस गांव में, और यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट अंदर डालने नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये बताइए कि आप इतने दिनों से वहां पर मौजूद हैं, आपने वोटर्स की नब्ज को बखूबी समझा है। ये रविंद्र भाटी का जादू जो है लोगों के सिर चढ़कर कैसे इस कदर बोलने लगा? अचानक से वो चर्चा में आ गए, हजारों लोगों की भीड़ उनकी रैलियों में, उनके रोड शोज में नजर आ रही है। ये माजरा क्या है? चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जब रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा था तो पूरा गांव, यानी कि उनका कहना था कि राजस्थान में एक युवा है। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं, अशोक गहलोत और उनके पुत्र यहाँ पर ये देखिए पूजा कर रहे हैं। खुद सचिन पायलट ने कहा कि मैं वैभव के लिए कैंपेनिंग करूंगा। सचिन पायलट ने कहा कि देखिए वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मैं उनको पूरा हैंड होल्डिंग कर रहा हूं। और ये तस्वीरें आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग है। राजस्थान में आज चुनाव सभी सीटों पर हो जाएगा। अब यहां पर ये क्या, अगर परिवारवाद की बात की जाए, फ्यूचर ऑफ राजस्थान कांग्रेस की बात की जाए, तो इस तस्वीर में बहुत कुछ दिखा रहा है। अब हालांकि बड़ा लो प्रोफाइल रहने वाला ये परिवार है, टू बी वेरी और निशांत, आपने जिक्र किया सचिन पायलट का। जब वैभव गहलोत से पूछा गया कि भाई आप चाहते हैं क्या कि सचिन पायलट आपके चुनाव प्रचार के लिए आए, तो उन्होंने इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से कहूंगा कि वो मेरे चुनाव प्रचार में आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग तस्वीर आपके सामने आ रही है। एक क्विक रिएक्शन इस पर मैं जरूर लेना चाहूंगा। समीर जी, आपका टेक इस पर? देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा इस बार दांव पे जुड़ी हुई है। पिछली बार 2019 का आप चुनाव देखेंगे तो जोधपुर से उनके बेटे, आपको तुरंत रोकूंगा, अरुण गोविल के साथ सुमंत इस वक्त मौजूद है। सुमंत, ओवर टू यू। सुमंत बात कीजिए अरुण गोविल से। सुमंत वहां पर मौजूद हैं। जैसे ही वो उनका ये इंटरव्यू खत्म होगा, सुमंत उनसे बातचीत करना शुरू कर देंगे। ये तस्वीर है आपके सामने। सुमंत को जरा प्लीज फ्रेम में रखिए। ये देखिए, सुमंत हमारे सामने खड़े हुए हैं, अरुण गोविल उनके बगल में खड़े हुए हैं, और अरुण गोविल का ये पहला चुनाव है और किस तरीके से कैंपेनिंग की। अगर इस जगह की बात की जाए, मेरठ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मथुरा टू मेरठ 2 स्टार्स हैं बीजेपी की। अगर बात की जाए डबल एम का फॉर्मूला क्या काम कर पाएगा, और यहां पर सीधे सुमन के पास चलेंगे। सुमन, क्या संभव हो पाएगा उनसे बातचीत करना? हम समझ सकते हैं कोई ऑलरेडी उनका इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। और इस फेज की अगर बात की जाए तो आज वोटिंग का दिन है। अरुण सर जी जी गौतम लाड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम साहब, अरुण गोविल की दावेदारी को कितना मजबूत आप मानते हैं? एक जमाना वो भी था जब कांग्रेस पार्टी ने अरुण गोविल को पूरे भगवान राम के गेटअप में चुनावी प्रचार के लिए उतारा था, और उस पर उस वक्त आरएलडी के जो चीफ होते थे जनता पार्टी के नेता अजीत सिंह चौधरी, वो नाराज हो गए थे। अब बीजेपी और आरएलडी साथ साथ हैं, अरुण गोविल बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव हो रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर बन गए,
जी। और इसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो भगवान राम के जिस चरित्र किरदार में वो अरुण गविल वो किरदार निभाया था, और उसको मैदान में उतारना एक आप कह सकते हैं कि सिंपैथी वे क्या उसके इमोशनल कनेक्ट लोगों के साथ करने के लिए आसान हो सकता है। मेरठ ऐसे ही भाजपा के लिए बहुत ही आसान कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत ही ज़्यादा चुनौती नहीं है, लेकिन इस बार थोड़ा सा जातिगत समीकरण बदला है, लग रहा है उस तरह से। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गौतम दादा, नाराज है बीजेपी ने अपने 3 बार के सांसद का टिकट काटकर इनको टिकट दिया, और 3 का ऐसा आंकड़ा है कि सपा ने 3 बार यहां से अपना कैंडिडेट बदल दिया। तो ये कंफ्यूजन क्या हमारा ये कंफ्यूजन जो है हमारे देश में आने वाले समय में अब आगे और दिखाई देता रहेगा कि जो 3 बार का सांसद है उसका टिकट कट जाए या 3 बार कैंडिडेट बदल जाए, क्योंकि अखिलेश ने खुद ही अपने आप को कन्नौज से फिर से कर दिया है। देखिए 3 बार फिर से यानी अपने आप को उतार दिया। नहीं, 3 बार का उम्मीद का मतलब उसके ऊपर एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है ना, इसलिए नया चेहरा 3 बार कैंडिडेट बदलने का अगर बात की जाए तो नहीं, इसलिए बदलना पड़ता है कैंडिडेट को। 3 बार होने के बाद चौथा बार भी लड़ना है तो इसके ऊपर नहीं, लेकिन समीर चौगावकर जी, ये बार बार जो कैंडिडेट बदलने की नौबत आई समाजवादी पार्टी में, खास करके इसकी क्या आप वजह मानते हैं? यहां तक कि कन्नौज से भी कैंडिडेट बदलकर अखिलेश यादव फिर चुनावी मैदान में उतरते हैं, और तमाम जगहों पर ऐसा हुआ समाजवादी पार्टी ने किया। जहां तक अगर कन्नौज की बात करूं मैं अखिलेश यादव का, तो उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया लड़के कन्नौज से चुनाव। देखिए कन्नौज हमेशा से उनका एक बड़े समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने अपने कैरियर की शुरुआत 2000 में कन्नौज से जीतकर की थी। हालांकि ये बात ठीक है कि जब 2012 में जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने कन्नौज छोड़ी तो उनकी वाइफ डिंपल वहां से सांसद बनी थी। हालांकि फिर डिंपल कन्नौज से सुब्रत पाठक से हार गई थी 2019 का चुनाव। तो मुझे लगता है कि वो एक अपना स्ट्रांग होल्ड है, वो छोड़ना नहीं चाहते वहां से, और अपनी पत्नी के जो चुनाव हार हुई थी उसका भी बदला देना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में समाजवादी जो मैं दादा से पूछा तो ये था, जैसे हमारे देश में क्या हम आने वाले समय में एक नया ट्रेंड देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज लास्ट मोमेंट तक अपने कैंडिडेट्स चेंज करती जाएं? क्या ये अखिलेश एक नया ट्रेंड लेकर आ रहे हैं? ये स्ट्रैटेजी है या कंफ्यूजन है? नहीं, मेरे से पूछा है क्या? जी समीर जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन था, स्ट्रेटेजी नहीं रहती कभी भी। देखिए आप कार्यकर्ता को एक बार टिकट दे देते हैं, उसके कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, काम करने लगते हैं, वो खुद फील्ड में जाता है, फिर आप दूसरा उम्मीदवार लेकर आते हैं तो वो वर्ग नाराज होता है। मुझे लग रहा है ये कहीं भी स्ट्रेटेजी नहीं रहती है, ये हमेशा कंफ्यूजन का मामला रहता है। और अखिलेश यादव इस बार जानते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी उनके साथ में नहीं है, और इस समय उनके लिए सीटें जीतना बहुत जरूरी है। कम से कम 2019 का प्रदर्शन की 5 सीटें वो बचा के रखे, और इसीलिए एक सीट पर जम्मू में वोटिंग होगी, वो बीजेपी ने जीती है। सीधे मैं चलता हूं जम्मू, क्योंकि वहां पर एक डिवाइड होता है। वो होता है कि किस तरीके से कश्मीर किसी और का और जम्मू किसी और का, तराई वाले इलाके किसी और के और पहाड़ी इलाके किसी और के। अंकित, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके पीछे की तैयारियां देखकर, बताइए मुझे, हाउस द जोश? देखिए जोश काफ़ी हाई है, और तस्वीरें हम आपको सीधे जम्मू लोकसभा सीट की दिखा रहे हैं, जहां पे जो सुबह का वक्त है और ऐसे में लंबी लंबी कतारें जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई है। तकरीबन 2416 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं खास तौर पे यहाँ पर जो महिला वोटर है उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और सुबह के वक्त किस तरीके से लंबी लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही। कुछ युवा वोटर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे। सुबह आप वोट कास्ट करने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? रोजगार मुद्दा रहेगा, विकास रहेगा, कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे या फिर पार्टी को देख के? अब देखिए धीरे धीरे आगे युवा पीढ़ी और बढ़ रही है, तो हम थोड़ी रोजगार की थोड़ी डिमांड वगैरह करेंगे इस चीज़ को लेके। चलिए अंकित, आपके पास आएंगे और वोटर्स का जो रुझान है, जो मिजाज है, वो क्या नजर आ रहा है वोटिंग के दिन, वो भी आपके सामने रखेंगे।